अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरहम शब्बीर और आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और रेजिस्टेंस से। जो सेकंड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट होगा वो फिर हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल यूजेस, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, एडवर्स फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। So this is our first slide. Here you can see different structures. मैंने यहाँ आपके लिए सल्फोनामाइड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पुट किए हैं और ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं ये एक्चुअली पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है जिसको पावा भी कहा जाता है। सो दिस इज बेंजीन रिंग, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो बेंजोइक एसिड कहलाएगा और पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है तो ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड या पावा। और अगर हम देखें कि सल्फोनामाइड जो है वो उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है विद पावा। ये सल्फोनामाइड्स हैं, देखें इनमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें भी यहाँ पैरा पोजीशन पे अमाइनो रिंग है। ये स्ट्रक्चर की जो है इससे सिमिलैरिटी है। इसी तरह अगर हम सल्फर डायजीन में देखें तो ये पार्ट जो है मॉलिक्यूल का इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है पावा के साथ, यानी कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है पावा के। और अगर हम सल्फिसॉक्साजोल में देखें तो ये पोर्शन जो है इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है पावा के साथ। सो सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स ऑफ पावा। अच्छा, स्ट्रक्चरल एनालॉग का तो हमने डिस्कस कर लिया। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको मजीद तफसील से जो है इसके बारे में जो है वो आगाह करता हूँ। सो आपके जहन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई इज पावा इंपॉर्टेंट, पावा की इंपॉर्टेंस क्या है और जो हमने सल्फोनामाइड्स साइंटिस्ट ने जो डेवलप किए हैं वो स्ट्रक्चरल एनालॉग पावा के क्यों डेवलप किए हैं। तो आंसर बड़ा सिंपल है, बिकॉज पावा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फोलिक एसिड। जो हमारे सल्फोनिलामाइड्स हैं ये एक्चुअली फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और पावा जो है यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज पावा, this whole molecule is called as folic acid। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ये पार्ट है ये कहलाता है टिरिडीन पार्ट, ये अमाइनो एसिड है विच इज ग्लूटामिक एसिड और इनको ज्वाइंट कर रहा है आपस में पावा। टिरिडीन और पावा को कलेक्टिवली टिरोइक एसिड भी कहा जाता है और इस मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली टिरोइल ग्लूटामिक एसिड भी कहा जाता है और तीनों को जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये फोलिक एसिड कहलाएगा। So PABA is an integral part of folic acid. The next question arises: what is the importance of tetrahydrofolic acid? Answer: number 1, it is a coenzyme. It is involved in the synthesis of purine bases and thymidine. Number 2, now these purine bases and thymidine, these are the constituents of DNA and RNA. तो अब डीएनए और आरएनए हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड है और ये सेल ग्रोथ के लिए और सेल रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होता है। तो अगर किसी वजह से टीएचएफ की इनहिबिशन हो जाए, उसकी सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो उससे क्या होगा कि डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा। डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगी, सेल प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगी। सो अगर हम इसी बात को, इसी मैकेनिज्म को इस फिगर के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, इससे सबसे पहले डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो रिड्यूस होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, जो कि एक्टिव फॉर्म है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो आगे प्यूरिन सिंथेसिस, थाइमिडीन सिंथेसिस और अमाइनो एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए क्विक बैकग्राउंड नॉलेज कि एक्चुअली प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स हैं क्या, इनका फंक्शन क्या है। तो ये एक मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है फॉस्फेट ग्रुप है, ये प्यूरिन ग्रुप है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है।
तो अगर हम प्यूरीन और pyrimidine को कंबाइन कर दें डीऑक्सीराइबोस के साथ तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और अगर इसमें ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप का पार्ट भी ऐड कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखें, ये प्यूरीन्स हैं, एडिनोसिन, ये थाइमिडीन है, ये आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है वो आपस में अटैच्ड हैं। और दिस इज प्यूरीन, दिस इज pyrimidine, this is deoxyribose sugar and this one is phosphate group. ये phosphate group जो है ये बैकबोन बनाता है डीएनए की। तो इस फिगर से हमें पता लगा कि अगर प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होगी, थाइमिडीन सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए जो है वो नॉन फंक्शनल होगा। और अगर डीएनए नॉन फंक्शनल होगा या आरएनए नॉन फंक्शनल होगा तो जाहिर है कि आगे जो है सेल प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगी। अब इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वॉल्व है, वो है डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेज। इसका सबस्ट्रेट है पैरामाइनोबेंजोइक एसिड। ये पैरामाइनोबेंजोइक एसिड को यूटिलाइज करते हुए डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और उसके बाद दूसरे स्टेप पे जो एंजाइम आता है उसका नाम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसका काम रिड्यूस करना है। ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को रिड्यूस करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जो कि एक्टिव फॉर्म है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की। इसी वजह से एंजाइम का नाम भी रिडक्टेज है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब यहां रोल आ जाता है, इनहिबिटरी रोल आ जाता है सल्फोनामाइड्स का। सल्फोनामाइड्स कंपीट विद पाबा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सल्फोनामाइड्स की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा के। तो जो एंजाइम है डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेज, ये रिकॉग्नाइज करता है सल्फोनामाइड्स को एज फॉल्स सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है कि एक्चुअल उसका सबस्ट्रेट जो है वो पाबा है, लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होने की वजह से एंजाइम जो है वो फॉल्स रिकॉग्नाइज कर जाता है। वो सल्फोनामाइड्स को अपना सबस्ट्रेट समझ बैठा है और वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में बजाय पाबा को इंसर्ट करने के वो सल्फोनामाइड्स को इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है वो नॉन फंक्शनल बनता है। फिर एक और ड्रग है ट्राइमेथोप्रेम। ट्राइमेथोप्रेम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की रिडक्शन नहीं होती इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। यहां मैंने एक और ड्रग का जिक्र करना भी मुनासिब समझा है, जो कि पायरीमेथामीन है। पैरामीथामीन एक्चुअली एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन जो कि इसका मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर है। ये भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है और इन कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड्स ये यूज हो रही है डिफरेंट डिसऑर्डर्स में। और आगे जब हम एंटी मलेरियल पढ़ेंगे तो वहां भी पैरामीथामीन का रोल आएगा, क्लिनिकल यूजेस में भी इसका रोल आएगा। इसलिए यहां ये याद रखना जरूरी है कि पायरीमेथामीन भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। सो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है अब जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा, और जब ये नॉन फंक्शनल होगा तो ऑफ कोर्स प्यूरिन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी, थाइमिडीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी, अमीनो एसिड सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी। अगर सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रेम को हम कंबाइन करके एडमिनिस्टर कर दें तो क्या होगा? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट? क्योंकि सीक्वेंशियल ब्लॉक हो रही है। सीक्वेंशियल ब्लॉक क्या है? यानी 2 कंसेक्टिव स्टेप्स पे ब्लॉकेड हो रही है। यहाँ पे डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेज एंजाइम सल्फोनामाइड्स इनहिबिट कर रहे हैं और ट्राइमेथोप्रेम जो है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। तो अगर दोनों ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर दिया जाए, इकट्ठे जो है प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? सीक्वेंशियल ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो बैक्टीरियसिडल आएगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बैक्टीरियसिडल इफेक्ट वो होता है जिसमें बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये ड्रग्स जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। लेकिन जब ये को एडमिनिस्टर की जाती हैं, कंबाइन जो है इनको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से या सुप्रा एडिटिव इफेक्ट की वजह से इनका इफेक्ट बैक्टीरियसिडल हो जाता है। So individually they are only bacteria. So यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है,
why are human cells not affected by the inhibition of THF synthesis? So the answer is very simple, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं ये फॉलिक एसिड को डाइट में यूटिलाइज कर लेते हैं. न्यूट्रिशन और डाइट के जरिए जो है फॉलिक एसिड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ससेप्टेबल होते हैं, वो एक्सोजीनियस सोर्स से फॉलिक एसिड को यूटिलाइज नहीं कर सकते. So, who are susceptible to sulfonamides? Answer: those microbes which synthesize their own folic acid and cannot utilize from exogenous source are susceptible to sulfonamides. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फॉलिक एसिड का साइज चूंकि बहुत बड़ा होता है, इसलिए बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा बड़े साइज होने की वजह से फॉलिक एसिड क्रॉस नहीं कर पाता. तो चूंकि फॉलिक एसिड जो है वो इन क्रॉस नहीं कर पाता, तो आउटसाइड सोर्स से जो है जो फॉलिक एसिड जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनको सोलली डिपेंड करना पड़ता है फॉलिक एसिड डिनोवो सिंथेसिस पे, जो बैक्टीरिया के इनसाइड होती है. तो अगर इन डिनोवो सिंथेसिस को हमारी सल्फोनामाइड्स जो हैं और ट्राइमेथोप्रिम जो हमारा आज का टॉपिक है ड्रग्स का, ये इनहिबिट कर देती हैं. So many bacteria are impermeable to folic acid and therefore must rely on their ability to synthesize folate de novo. जबकि याद रहे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो कि एक्सोजीनस फोर्स से फॉलिक एसिड को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टिल वो ससेप्टेबल नहीं होंगे. सिर्फ वही ससेप्टेबल होंगे सल्फोनामाइड्स को जो एक्सोजीनस फॉलिक एसिड को यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो अगर हम रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स देखें, ये वही पाथवे है जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. तो पहला जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या ओवर प्रोडक्शन ऑफ पाबा, इसको मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी के जरिए जो है वो कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं. ऐसे समझिए कि एक बादशाह है और उसके पास 100 सिपाही है, और वो इसने जमीन के एक टुकड़ा उस पे उसने कब्जा कर लिया और वहां उसने रिहाइश इख्तियार कर ली. उसके दुश्मन को पता लगता है कि बादशाह और ने अपने 100 सिपाहियों के साथ जमीन पर कब्जा कर लिया और रिहाइश इख्तियार कर ली है. वो 500 सिपाही इकट्ठा करता है दुश्मन और बादशाह से जंग करता है, और चूंकि उसके सिपाहियों की तादाद ज्यादा है, वो बादशाह को जमीन से बेदखल कर देता है और खुद जमीन पर काबिज होता है. अब बादशाह जो अपनी जमीन से निकाला गया, वो कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसा गुजरने के बाद उसको मजीद ताज़ा दम दस्ते जो है ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके सिपाहियों की तादाद अब 1000 हो जाती है. 100 पहले थे, 900 ने और ज्वाइन कर लिया, जबकि उसके दुश्मन के सिपाहियों की तादाद 500 है. तो अब बादशाह 1000 सिपाहियों के साथ दोबारा वापस हमला करता है. अब चूंकि बादशाह के सिपाहियों की तादाद ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिज एनिमीज, तो अब बादशाह जो है दुश्मन को वापस जो है वो डिस्प्लेस कर देगा जमीन से, और दोबारा जो है वो अपनी रिहाइश पर जो है वो काबिज हो जाएगा. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का. यानी कंपटीशन है दोनों में, जिसकी तादाद ज्यादा होगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा. अब पाबा और सल्फोनामाइड्स दोनों स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं और दोनों में कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है. अगर तो सल्फोनामाइड की कंसंट्रेशन पाबा से ज्यादा होगी तो वो एक्ट करेगा एज ए फॉल्स सबस्ट्रेट ऑफ डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेज एंजाइम, यानी वो पाबा को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके एंजाइम से बाइंड हो जाएगा. और अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए, यानी वो पाबा को ओवर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और उसकी क्वांटिटी सल्फोनामाइड्स की क्वांटिटी से बढ़ जाए, तो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के प्रिंसिपल के तहत अब पाबा जो है वो सल्फोनामाइड्स को उसके रिसेप्टर साइड से यानी एंजाइम से डिस्प्लेस कर देगा. यहाँ एंजाइम जो है वो या उसका जो रिसेप्टर साइट है वो समझ लें कि जमीन का टुकड़ा है या वो रिहाइश है. तो अब पाबा जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो गया, तो उसने सल्फोनामाइड्स को डिस्प्लेस कर दिया. तो ये फिनोमेना कहलाता है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का, यानी जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो दूसरे को कम्पिटिटिवली डिस्प्लेस कर देगा उसके रिसेप्टर साइड से. अच्छा, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल दी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लिखेंगे तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे. जो दूसरा रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो है कि जो हमारा एंजाइम है डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेज, ये एंजाइम जो है
बैक्टीरिया ऐसा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी सल्फोनामाइड्स के साथ एफिनिटी लो होती है। अब बैक्टीरिया में डीएनए होता है प्लाज्मिड जिसको कहते हैं, उस प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं जो कि ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब वो जीन्स करते क्या हैं कि जब वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिनकी एफिनिटी कम है सल्फोनामाइड्स के साथ। एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बाइंड, यानी ये एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है सल्फोनामाइड अब इसके साथ कम बाइंड होगा। जब बाइंडिंग ही कम होगी तो ऑफ कोर्स इसकी इनहिबिशन नहीं होगी, इनहिबिशन कम होगी तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो प्रॉपर बनेगा। पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है वो एक्चुअली अपने जेन्युइन सबस्ट्रेट के तौर पर एंजाइम से बाइंड करेगा और फंक्शनल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, फंक्शनल टीएचएफ बनेगा, फंक्शनल प्यूरिन्स बनेगी और सेल की जो है वो ग्रोथ भी होगी और प्रोलिफरेशन भी। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती है। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, once an organism is resistant to one sulfonamide, it is resistant to them all. तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस डिस्कस किए सल्फोनामाइड्स के। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम अदर टॉपिक्स सल्फोनामाइड्स की जो हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।